मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भू राजस्व वसूली की प्रणालियां के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल जैसे हम लोग देखे थे कि ग्रामीण क्षेत्र पर अंग्रेजी काल में किस प्रकार शासन व्यवस्था होता था, उसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषक वर्ग के लोग थे, उस पर किस तरह से अंग्रेज सरकार दमनात्मक शासन करती थी, किस तरह से वह किसान लोगों पे शोषण करता था, किसान लोगों को टैक्स लेते थे, कृषक वर्ग को बर्बादी करने का जो लोग सिस्टम अपना दिया था। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ उत्पादन का उन लोग का साधन था, जैसे हस्तशिल्प सब का, ठीक है, अपना आर्थिक स्थिति ठीक करने का, उस सबको भी किस तरह से वो पतन करें, इसी के बारे में वो लोग क्या करते थे, देख के उसका दमनात्मक शासन करते थे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भू राजस्व वसूल की प्रणालियाँ। ठीक है, तो भूमि पर जो, तो उस जमाना में सबसे ज़्यादा यानी खेती ही एकमात्र आर्थिक साधन था आदमी का। ठीक है, आर्थिक धन दौलत कमाने का। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या जान रहे थे कि उसमें जमीन से भू राजस्व यानी टैक्स वसूलने के जो प्रणाली थे, सिस्टम थे, वो कौन कौन थे। उसमें से पहला देखो, इजारदारी प्रणाली। इजारदारी प्रणाली का अर्थ होता है नीलामी प्रणाली। तो उस समय अंग्रेज सरकार जमीनों पर क्या करते थे, नीलामी करते थे। तो उस समय क्या करते थे, भारत के बड़े बड़े साहूकार लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग क्या करते थे, वो नीलामी के दौरान जो सबसे ज़्यादा पैसा देते थे, अंग्रेज लोग उस जमीन को उसी साहूकार या जमींदार को दे देते थे, और वो अपने आप में खेती नहीं करते थे। वो उससे नीचे वर्ग के कृषक लोगों से खेती करवाते थे, और उस पर वो अधिक से अधिक फसल उपजाने के लिए कहते थे, और अधिक से अधिक फसल उपजाते थे। उस फसल से वह अधिक से अधिक धन कमाते थे। उसके बाद वो लोग भी क्या करते थे, किसानों पर शोषण करते थे। वो लोग जिस तरह से काश्तकार को वो लोग दे देते, काश्तकार मतलब छोटे छोटे किसान, जो निम्न वर्ग के किसान या छोटे वर्ग के जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उसको वो देते थे, और वो खेती करते थे, और उससे वह धन दौलत कमाते थे। वो अपने आप में खेती नहीं करते थे। तो नीलामी का जो सिस्टम था, ठीक है, वो नीलामी प्रणाली, उसमें जो जितना ज़्यादा पैसा देते थे उसी को वो ज़मीन मिल जाता था। प्रत्येक साल वो लोग नीलामी सिस्टम करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इजारदारी प्रणाली में नीलामी सिस्टम में क्या करते थे, ज़मीन को नीलामी कर देते थे। ठीक, तो यह जो नीलामी प्रणाली किसके शासनकाल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर देखो, इजारदारी प्रणाली या तो नीलामी प्रणाली वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। अब देखो दूसरा, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया, क्योंकि उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो ये क्या किया, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। उसको लगा कि इजारदारी प्रणाली में कुछ दमनात्मक नीतियां हो रही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड का स्वयं एक मजदूर, ये सॉरी किसान था, तो जिसके कारण उसको किसानों के बारे में समझ में आ गए। तो उसने क्या किया, इजारदारी प्रणाली यानी नीलामी प्रणाली को हटा के क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त का अर्थ होता है कि उसने बंगाल, बिहार तथा कुछ वैसे क्षेत्र भारत के जहाँ पर पूर्ण रूप से खेती के लिए जमीन हो, और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान हो, उस क्षेत्र के लिए वो क्या किया कि किसानों के नाम पे ज़मीन का, स्थायी रूप से किसानों के नाम वो ज़मीन कर दिए। ठीक, स्थायी बंदोबस्त का अर्थ यही होता है कि किसानों के नाम को मतलब किसानों के नाम पे ज़मीन को कर देना। ठीक है, स्थायी रूप से किसानों के नाम पे ज़मीन को कर देना, और उसमें एक कंडीशन लागू किया कि पर साल या 6 महीना के अंतर्गत आपको क्या करना है, उस ज़मीन का टैक्स पे करना है। लेकिन ज़मीन अपने नाम हो जाएगा, बस सालाना उसको या 6 माही उसको ज़मीन का टैक्स भरना पड़ेगा। बस ये नियम वो लागू कर दिया। और यह कब लागू किया गया, 1793 ईस्वी को। ठीक है, जैसे बोल दिया हम, बंगाल, बिहार और कुछ अन्य हिस्सों में जितने भी किसान थे उनके नाम पर वो ज़मीन कर दिए, स्थायी रूप से कर दिया गया।
और उसमें सालाना टैक्स देने को कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसके कुछ जो नियम बनाए थे, उसके उल्लंघन करने वाले इसकी इजारादारी व्यवस्था को परिणाम स्वरूप उत्पन्न कुछ भ्रांति थे, उसे वो दूर करने का प्रयास किया। चूंकि लाड करने वाले स्वयं एक इंग्लैंड का जमींदार, इसीलिए वो उसका विचार था कि भू राजस्व निर्धारण का एक स्थायी राशि के आधार पर किया जाए। उसने देखो 1793 में बंगाल, बिहार तथा कुछ अन्य हिस्सों के क्षेत्रों में बंदोबस्त प्रारंभ किया। तो सबसे पहले ये बंगाल, बिहार और कुछ क्षेत्रों में वो प्रारंभ किए। स्थायी बंदोबस्त का क्या परिणाम हुए, उसके परिणाम को देखो। सबसे पहले देखो, इसने जमींदारों को मालकिना का अधिकार प्रदान किए। तो जैसे कि मैंने पहले भी तुम लोगों को बता दिया कि उसमें जमींदारों के नाम पर उसने जमींदारों को मालिकाना अधिकार प्रदान किए, यानी किसानों के नाम पे वह जमीन कर दिया गया और वे जमीन के स्थायी मालिक बन गए। कौन? किसान लोग जमीन के स्थायी मालिक बन गए। अब मालिक तो स्थायी बन गया, लेकिन उसका भी कुछ शर्त था। सेकंड में देखो, उन्होंने यह अधिकार था कि लगान न अदा करने अथवा समय पर न अदा कर पाने के पर कृषकों पर जमीन बेदखल कर सकते थे। उसमें वो कंडीशन लागू कर दिया था कि ठीक है, जमीन मैं किसानों के नाम पे कर देता हूँ, लेकिन किसानों के समय पे, जो भी समय निर्धारित किया था उसी समय पे क्या करना है, टैक्स पे करना है। और यदि वो टैक्स नहीं कर पाते हैं, वैसे स्थिति में उससे ज़मीन को छीन लिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा और किसी दूसरे किसान को दे दिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट, इन जमींदारों को कंपनी को भू राजस्व के रूप में प्रति वर्ष एक निश्चित राशि अदा करना। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि सालाना उसको भू राजस्व जमा करना है, यानी टैक्स जमा करना है। किसके लिए? जमीन के लिए। यदि जमींदार निश्चित राशि अदा करने में असमर्थ होते थे तो उनके जमींदारी अधिकार छीन लेते थे। तो ये सब एक प्रकार से इजरदारी प्रथा यानी नीलामी प्रथा से अच्छा था कि सालाना उसको टैक्स पे करना है, लेकिन ज़मीन उसी के नाम पे रहेगा। यदि वो टैक्स नहीं कर पाते, वैसे कंडीशन में उसकी ज़मीन को छीन लिया जाता था। चौथा पॉइंट देखो, कंपनी की भूमि से होने वाली आय निश्चित हो गई। तो उस कंपनी के द्वारा, यानी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भूमि से आने वाली जो आय एक निश्चित हो गया तथा प्रतिवर्ष कर निर्धारण की दिक्कत से भी वह बच गए। तो प्रतिवर्ष जो कर निर्धारण का दिक्कत था उससे भी वह बच गए। ठीक है, तो ये जो स्थायी बंदोबस्त में किसान को मालिक बना दिया गया और जमीन उसी के नाम पे कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रतिवर्ष टैक्स जमा करना, एक सालाना टैक्स के रूप में उसे फिक्स कर दिया। तो इसमें अंग्रेज सरकार का क्या हुआ कि एक निश्चित इनकम एक साल के बाद जो आने वाला है उसको वह फिक्स हो गया। ठीक है, तो देखो स्थायी बंदोबस्त के भी कुछ दुष्परिणाम हुए। क्या क्या दुष्परिणाम हुए उसको हम लोग देखते हैं। जमींदार ने भूमि के उपजाऊपन में सुधार का प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो जमींदार जैसे जैसे खेती करते गए तो जमीन के उपजाऊ के लिए वो कोई प्रयास नहीं किया। उनका रवैया था कि बिना लागत लगाए धन उपार्जन करना। ठीक है, तो यानी किसान का एक ही रवैया था कि हम कुछ नहीं खर्चा करेंगे जमीन के प्रति, हम डायरेक्ट खेती और उपजाऊ करेंगे, केवल धन का उपज करेंगे। इसीलिए भूमि पर उत्पादन कम होता गया, जबकि जमींदार की लगान की मांग बढ़ती गई। तो धीरे धीरे वो लगातार 1 साल 2 साल 3 साल खेती करते गया, तो जमीन के लिए वो कुछ मतलब लागत लगाए बिना जमीन की उपजाऊ के लिए कुछ काम नहीं किया, जिसके कारण धीरे धीरे जमीन की उपजाऊता खत्म होने लगी और इधर सालाना कुछ न कुछ उसका टैक्स बढ़ते गया, जिसके कारण किसान समय पर वह टैक्स जमा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उसे ज़मीन छीन लिया जाता था। दूसरा में देखो, इस व्यवस्था में किसान को सर्वाधिक कष्ट झेलने पड़े। जमींदार को समय से लगान अदा करने के लिए उन्हें कभी कभी महाजन से धन ब्याज लेना पड़ता था। तो ऐसे कंडीशन में किसान क्या करते थे, जमीन का टैक्स पे करने के लिए कोई महाजन या साहूकार लोग होते थे, उससे जाके वह ब्याज से धन ऋण लेते थे। इस व्यवस्था से जमींदार की अपनी आमदनी में वृद्धि हुई, परंतु इसे कंपनी का कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसे मिलने वाले लगान की राशि स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई थी। तो इसमें क्या होता था कि
कंपनी का जो एक आय था वो निश्चित कर दिया गया था, जिसके कारण उसको उतना लाभ नहीं होने लगा, जबकि किसान लोगों को अपना ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। तीसरी पॉइंट देखो, दूसरी तो हो गया। इस व्यवस्था के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों का एक ऐसा मतलब बड़ा वर्ग उत्पन्न कर दी जो भारत में अंग्रेज शासन का सर्वाधिक स्वामी भक्त और वफादार वर्ग बन गए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिए, जिसमें किसान का बहुत बड़ा वर्ग उत्पन्न हो गया, जो भारत में अंग्रेजी शासन का सर्वाधिक स्वामी भक्त और वफादार वर्ग बन गया। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं रैयतवाड़ी प्रणाली। रैयतवाड़ी प्रणाली को कप्तान अलेक्जेंडर रीड ने एक छोटे पैमाने पर प्रयोग के तौर पर उन क्षेत्रों के प्रारंभ किया जिन्होंने कंपनी ने टीपू सुल्तान से जीता था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी प्रणाली में कप्तान अलेक्जेंडर रीड एक छोटे पैमाने के तौर पर उससे अप्लाई किया। ठीक है, जिन्हें कंपनी ने टीपू सुल्तान से जीता था। तत्पश्चात थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली को विकसित किया तथा शुरू में ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की। बाद में यह संपूर्ण दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत में लागू कर दी। चूंकि इन क्षेत्रों पे पारंपरिक रूप से जमींदार नहीं थे, इसीलिए अंग्रेज ने उन्हें लोगों के साथ एक समझौता किया जो जमीन पर सदियों से वास्तविक रूप से खेती करते आए थे। उसके साथ वो क्या किए, कुछ समझौता किए। इस व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकार यानी किसान लोग तब तक भूमि का स्वामी बना रह सकता है जब तक वो भू राजस्व अदा करता रहे। ठीक है, यानी ये समझौता किया कि जब तक किसान लोग टैक्स पे करते रहेंगे तभी के लिए किसान उस जमीन का मालिक है। यदि वह टैक्स नहीं कर पाए तो जमीन उसको छीन लिया जाएगा। स्थायी बंदोबस्त से थोड़ा सा ये काश्तकारी जो रैयतवाड़ी जो प्रणाली है उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें स्थायी रूप से किसानों के नाम पे ज़मीन कर दिया जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें स्थायी नहीं, टेम्प्रोरी टाइप का। अब जब तक टैक्स पे करेंगे, यानी जब तक वो भू राजस्व जमा करेंगे तब तक के लिए आप ज़मीन का मालिक हैं। जैसे आप पे नहीं कर पाए तो आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। तो यही है इस व्यवस्था के अंतर्गत बेसिक चीज़ यही है। देखो, काश्तकार तब तक भूमि का स्वामी बना रहता है जब तक कि वो भू राजस्व अदा करता रहे, उतना ही दिन के लिए। भू राजस्व में परिवर्तन 20 या 30 वर्ष बाद किया जाता था। तो उस समय एक नियम बना के 20 से 30 वर्ष के बाद भू राजस्व देने का यानी टैक्स देने का कुछ क्या करता था, परिवर्तन किया जाता था। भू राजस्व भूमि के उपजाऊपन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। तो जो भूमि जैसा उपजाऊ रहता था उसी के आधार पे टैक्स पे करना पड़ता था। यद्यपि यह प्रणाली अपने आप में तो पूरी नहीं थी, परंतु अंग्रेजी अधिकारी भ्रष्ट तथा राजस्व वसूल करने में जरूरत से ज़्यादा सख्त थे तथा भू राजस्व के रूप में आधी से अधिक उपज हड़प जाते थे। खराब मानसून में बहुधा अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी। इसमें कृषक निर्धनता एवं तकलीफों में वृद्धि होती थी। यह जो नियम था रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली अच्छा था कि जो भूमि जैसा उपजाऊ था उसी के आधार पर टैक्स करना पड़ता, बहुत अच्छी था। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी जो भ्रष्ट एवं क्रूरता व्यवहार करते थे किसान पे, अधिक से अधिक उपज जितना होते थे वो उसको ले लेते थे। ठीक है, जिसके कारण भारतीय किसानों को, कृषक वर्गों को तकलीफों का सामना करना पड़ता था। अब देखो चौथा में हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था। तो इस समय कंपनी को प्रशासनिक संबंधी चर्चा के लिए आधिकारिक धन की आवश्यकता था। कंपनी के अधिकांश अधिकारी भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन को आवश्यक मानते थे। तो जितने भी कंपनी के अधिकारी थे ब्रिटिश कंपनी की, वो सभी कोई भू राजस्व की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक मानते थे। देखो 1822 ईस्वी में भू राजस्व वसूलने के लिए अस्थायी तौर पर एक व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी जो गंगा की मैदान है, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों, पंजाब एवं मध्य भारत के कुछ भागों में प्रारंभ
की गई। इसका प्रारंभ हॉल्ट मैकेंजी ने किया। उसका यह विचार था कि गांव भारत के समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है जिसे बनाए रखा जाना चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि इसे महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, देखो महलबाड़ी व्यवस्था के इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांवों को मिलाकर महल नामक एक सामुदायिक इकाई बनाई गई। यह इकाई केवल भू राजस्व वसूल करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ की गई थी। महल नामक इस इकाई का मुखिया ही अपने क्षेत्र या खंड के भू राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी थे। तो किसी एक व्यक्ति, जो महल नामक एक इकाई जिसे हम लोग मुखिया के क्षेत्र या उस क्षेत्र के भू राजस्व को एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी था, उसके किसी जिस क्षेत्र के लिए जिसको अपॉइंटमेंट किया गया, नियुक्त किया गया, वो उसी क्षेत्र के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण स्थायी नहीं था, वरन समय समय पर इसमें केवल एक महल में हुई उपज के आधार पर परिवर्तन किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि जो प्रमुख रूप से, ठीक है, एक इजरदारी प्रणाली जिसको हम लोग नीलामी प्रणाली कहते हैं, दूसरा स्थायी बंदोबस्त, तीसरा रैयतबाड़ी और चौथा महलबाड़ी व्यवस्था, ये चार प्रकार का जो हम लोगों के यहाँ पर क्या थे, भू राजस्व वसूलने का जो प्रणाली थे, ये हम लोग पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व प्रणालियों के प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? भू राजस्व प्रणाली के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़ा, जो ये जो चार प्रकार के मुख्य रूप से हम लोग भू राजस्व प्रणाली पढ़े, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा भारतीय कृषकों पर, उसी के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।